छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद 22 जवानों की शहादत का हिसाब देश मांग रहा है। सुरक्षा बलों ने जंगलों में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। एक जवान लापता है और कुछ घायल हैं। गृहमंत्री घायल जवानों से आज मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे और अफसरों के साथ भी जो परिस्थितियां इस वक्त ग्राउंड पर हैं उसकी समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल रात भी दिल्ली में गृहमंत्री ने नक्सली हमले को लेकर मंथन किया। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, पूरे देश को जख्म देती ये तस्वीरें हैं। नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि अब वहां पर जो स्थितियां हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं ग्राउंड पर। और इस घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की और वहां पहुंच रहे हैं गृहमंत्री। तो आज घायलों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा ग्राउंड पर अभी क्या परिस्थितियां हैं इस पर समीक्षा करेंगे और मंथन करेंगे। और का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों संयुक्त अभियान था, सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए गृहमंत्री भी पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर, वहां परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे, लेकिन और अभी किस तरह के स्टेप्स और कदम जो है सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 10:30 बजे के आसपास वो जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो बीजापुर उस इनकाउंटर साइट पर जाएंगे जहां पर इस तरीके का हमला नक्सलियों की तरफ से जवानों के ऊपर किया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उससे पहले दिल्ली में जो बैठक की थी उस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आगे किस तरीके से ऑपरेशन को और तेज करना है, क्योंकि नक्सली इलाकों में जिस तरीके से नक्सली अलग अलग जगहों पर, चाहे सुकमा का इलाका हो या बीजापुर का इलाका हो या दंतेवाड़ा, इन तमाम जगहों पर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक तरीके से एक और ऑपरेशन प्रहार को शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है बड़े स्तर पर। और इसके साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा एनटीआरओ के जो रियल टाइम पिक्चर है उसको लेकर के नक्सलियों के खिलाफ अब आने वाले दिनों में बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनका सीधा और साफ मकसद है कि जो जवानों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नक्सलियों की तरफ से की गई है उस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि आज वो समीक्षा बैठक जगदलपुर में करेंगे और वहां पर मीटिंग के। चलिए, आप आगे भी नजर बनाए रखें, आपसे मैं अपडेट्स लेती रहूंगी आगे। जितेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। यह खबर इस वक्त महाराष्ट्र से मिल रही है। कोविड केसेस बेतहाशा वहां बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे आम लोग हो, खास लोग हो, इसकी चपेट में आ रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार जो हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है। अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं अक्षय कुमार और ट्वीट उन्होंने किया, इस बारे में जानकारी दी। अमित त्यागी इस वक्त आ गए हैं और डिटेल्स के साथ हमारे साथ। अमित, अक्षय कुमार भी अब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, अभी कैसी उनकी तबीयत है? हालांकि ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। क्या खबरें आपको मिल पा रही हैं? चलिए, अमित त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। डॉक्टर्स की सलाह के बाद अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हाल ही में दरअसल मुंबई में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उससे जुड़े कई अभिनेता, कलाकार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अक्षय कुमार, गोविंदा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर अभी अस्पताल में एडमिट हुए थे। लेकिन ये परिस्थितियां ये बता रही हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या स्थिति है कोविड को लेकर। अमित त्यागी आ गए और डिटेल्स के साथ। अमित, कैसी तबीयत है अभी अक्षय कुमार की?
जी, अक्षय कुमार को मुंबई के निरंजनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने राम सेतु जो ये फिल्म है इसकी शूटिंग शुरू की थी। 1-2 दिन शूटिंग के हुए थे, इससे वो कोरोना पॉजिटिव हुए। अब साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि इसी क्रू के कुछ 40 से भी ज्यादा लोग, करीब 40 के अराउंड लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं। अभी जो मुंबई का वर्कर्स फेडरेशन है उन्होंने कंफर्म किया कि ये सब लोग कोरोना पॉजिटिव जो है इन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। और शूटिंग बस 2-3 दिन ही हुई थी और अचानक ये हो गया। तो मतलब कोरोना का कहर बुरी तरह बॉलीवुड पर आ रहा है। मतलब सवाल ये है कि किसको नहीं हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट बॉलीवुड के सभी बड़े दिग्गज कोरोना के शिकार हैं। अभी आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, गोविंदा, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर बता रहे हैं अमित की पूरी जो यूनिट थी वहां पर वो भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये इस खतरे की सिर्फ इसे आहट नहीं कहा जा सकता, ये कितना बड़ा खतरा इस वक्त महाराष्ट्र पर है और पूरे देश पर है, ये तस्वीर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार तो एडमिट हुए ही हैं, लेकिन जो पूरी एक यूनिट थी, करीब 40-45 लोग बताए जा रहे हैं, ये आर्टिस्ट फिल्म राम सेतु के, ये सभी संक्रमित हुए हैं। हालांकि उसके बाद इन्हें आइसोलेट किया गया, जिस बात की जानकारी हमें यहाँ पर अमित त्यागिया भी दे रहे हैं। लेकिन अमित देखिए, इससे ये साफ होता है कि जो लापरवाही दिखाई देने लगी थी, खतरा कितना बड़ा है और खतरा अभी टला नहीं है। आम लोग हो, खास लोग हो, ये वायरस, ये बीमारी किसी को नहीं बख्शेगी। इसलिए लोगों को बहुत जागरूक और अपनी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी। और इस वक्त सारी जो फेडरेशन है सब जगह यही है। गंगूबाई काठियावाड़ी जो फिल्म, उसकी भी शूटिंग हो रही थी और आलिया भट्ट पॉजिटिव हुई तो सभी लोगों का टेस्ट कराना पड़ा। उसकी शूटिंग पहले, उसमें जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर आलिया भट्ट। तो मतलब सब तरफ ये, और टीवी सीरियल की बात करें तो वहां पर भी यही हाल है। कहीं ना कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव है तो सब तरफ बहुत ही एक अमित जरूर इस तरह के डिस्कशंस जो है वो जो वहां पर फिल्म मेकर्स एसोसिएशंस है वहां पर भी हो रहे होंगे, क्योंकि अगर सीएम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर लोग नहीं माने तो हमें लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना पड़ेगा, लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ेगा, जो हम चाहते नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिल्म के शूट क्योंकि बड़े लेवल पर होते हैं तो इन पर भी एक्शन हो सकता है क्या? जी, एक्शन तो हो सकता है, लेकिन जैसे कि नया जो एसओपीज है उसके अकॉर्डिंग इस वक्त आपको भीड़ भाड़ के सीन बहुत ही कम। चलिए अमित, हमें इस पर जानकारी दे रहे थे, बढ़ते हैं आगे। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, उधर सरकार भी आपको बता दें कि मिनी लॉकडाउन तो लगा चुकी है, लेकिन देश भर में देखिए 1 लाख के पार जा चुके हैं नए केसेस। ये कोरोना का पीक है जो हम दोबारा देख रहे हैं। इससे पहले जब केसेस आए थे तब भी 1 लाख केसेस क्रॉस नहीं हुए थे, लेकिन अभी की अगर आप तस्वीर देखें तो कोरोना काल में पहली बार बीते 24 घंटे में 1 लाख प्लस केसेस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। और इसीलिए लगातार डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स हो, लगातार ये कह रहे हैं कि हम सबको इस पर आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां हाथ से निकल जाएं उससे पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर 24 घंटों का ये आंकड़ा आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में देखें तो ये तस्वीर भयानक दिखाई देती है। की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोविड की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर बात तो यह है कि हर रोज पॉजिटिव केसेस के साथ साथ अब मौत का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब काफी कड़े नियम लागू किए हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 144 लगाया है। बसेस चल रही हैं, ऑटोस चल रहे हैं, लोकल ट्रेन चल रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये जो स्थिति है वो डराती है। आम जनता के पास जो ऑफिस जा रहे हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है, खड़ा उनको बस की लाइन में होना ही है। और यही कारण है आप इस वक्त यहां पर अंधेरी इलाके में इस तरीके की भीड़ देख रहे हैं। मुंबई में स्थिति गंभीर है। डबलिंग रेट अब 42 दिन हो गया है। एक्टिव केसेस शहर में अब 70,000 के पास जा रहे हैं और एक्टिव जो सील्ड बिल्डिंग्स हैं वो भी 700 पहुंच गई हैं। ऐसे में हालांकि एक तरफ तो सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर फिर भी डराती है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 22 लोगों ने 24 घंटे के भीतर कोरोना से दम तोड़ दिया। मुंबई, पुणे और नागपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
जिसका डर था वही हुआ। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना महामारी की भयानक चपेट में है। जिस तेजी से कोरोना महामारी ने दोबारा महाराष्ट्र में पांव पसारा है, वो दिलों में दहशत भरने वाला है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,074 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 222 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 3 बड़े शहरों की भी स्थिति देख लीजिए। नागपुर में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 62 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पुणे में 24 घंटे में 6,225 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 52 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुंबई में 24 घंटे में 11,163 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 25 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर बैठक की और बैठक के बाद जब वो सामने आए तो महाराष्ट्र के लिए कोरोना से लड़ने के नए नियम 7 थे। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लागू रहेंगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। रात 8 बजे से पार्क, बीच, सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। राशन, दवा, सब्जी छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को इजाजत रहेगी। बस, ट्रेन में खड़े होकर यात्रा नहीं होगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ होगा। सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में लोगों को जाने की मनाही। होटल, रेस्टोरेंट में जाकर खाने की मनाही। कोरोनाच्या संसर्गाला लॉकडाऊन हा पर्याय नाही। आम्ही लॉकडाऊनला जोरदार विरोध करू। लॉकडाऊन लावायचं असेल तर आधी रोजगाराचे पैसे 5,000 रुपये का काय ते थेट खात्यात जमा करा। एका उद्योगपतीने सांगितले की लॉकडाऊन लावण्याच्या ऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवा। की हे जे काही आपल्याला सल्ले देत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो हात जोडून, रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रभर पुरवठा होईल अशी काहीतरी सोय करा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इस महामारी से लड़ने के लिए विपक्ष से भी मदद मांगी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है, जिसके जवाब में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो कोविड से लड़ने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें। मेरा मानना बहुत साफ है, जब मुख्यमंत्री हमको फोन करके अपील करते हैं कि आपने हमको मदद करनी चाहिए और हम राजनीति से ऊपर उठकर मदद करते हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए हर समय राजनीति करना और केंद्र सरकार की तरफ उंगली निर्देश करना, ये भी इस महाआघाड़ी के नेताओं ने बंद करना चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति कितनी भयानक हो रही है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुणे में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि करीब 50% प्रवासी मजदूर होटल बंद होने के चलते वापस अपने घर लौटने की सोच रहे हैं। पिछले बरस यही वो महीना था जब कोविड ने लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। एक बार फिर संकट बढ़ा है। जरूरी यही होगा कि नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। देश में इन दिनों चुनावों का शोर है और कोरोना का डर कहीं दबकर रह गया है, जिसका असर ये हुआ है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। भारत में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाना जरूरी भी है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में हर दिन कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दिलचस्प तुलना करके दिखाते हैं। यूरोप के कई देश कोरोना की दूसरी लहर से दो चार हो रहे हैं, लेकिन उन देशों में मौत के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी कम हैं। अगर इंग्लैंड को ही ले लें तो राजधानी लंदन में कोरोना पार्ट 2 में पिछले दिनों
मौत के मामलों में भारी कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार उसकी वजह यह है कि वहां पर पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और खास तौर पर सुपर स्प्रेडर्स को टारगेट किया जा रहा है। सुपर स्प्रेडर यानी वो लोग जो कोरोना के संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, वो लोग जो खुद पर तो संक्रमण के असर को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन यही संक्रमण वो दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी के अनुसार 20 से 49 वर्ष के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। कोरोना के 100 में से औसतन 65 केस इसी आयु वर्ग के लोगों से फैलते हैं। 20 से 49 साल के लोगों में संक्रमण के लक्षण कम दिखते हैं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना का 59% संक्रमण ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से फैलता है। इसीलिए कई देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन भारत में फिलहाल सभी आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं भारत में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सभी को वैक्सीन न मिलने का नियम तो नहीं है? बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के केसेस 1 लाख के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में तो केसेस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखिए महाराष्ट्र से खबर ये आ रही है कि अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना से संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन चिंताजनक खबर यह है कि उनकी फिल्म राम सेतु, जिसकी शूटिंग चल रही थी, 45 कलाकार आर्टिस्ट इस फिल्म यूनिट से और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी आप ये देखिए कितने बड़े स्तर पर यह संक्रमण फैला है। बॉलीवुड पर कोरोना का कहर लगातार जारी है, क्योंकि ये नंबर सिर्फ इन 45 कलाकारों तक, अक्षय कुमार तक नहीं रुकता, बल्कि इससे पहले देखिए आलिया भट्ट बीमार हुई, रणबीर कपूर, गोविंदा, आमिर खान वायरस की चपेट में आए, अभिनेता एजाज खान के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। देश भर में 24 घंटे में 1 लाख के पार केसेस गए हैं और अकेले महाराष्ट्र में केसेस 57,000 के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में परिस्थितियां कितनी खराब है। मुस्तफा शेख आ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। मुस्तफा, देखिए फिल्म्स की शूटिंग शुरू हुई है, सीरियल्स की शूटिंग बीते कई महीनों से जारी है, लेकिन एक ही यूनिट के 45 कलाकारों का संक्रमित हो जाना ये बताता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है और जो लापरवाही अब दिखाई दे रही थी उसके प्रति हम सबको गंभीर होने की बहुत जरूरत है। क्या डिटेल्स मिल रही हैं इन कलाकारों को लेकर? अभी इन्हें कहां रखा गया है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, 2 बातें हैं। एक तो ये जो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन जो है वो इतना इन्फेक्शियस है कि बहुत जल्दी लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट लगातार किया जाए लोगों का, क्रू मेंबर्स का, तो इतने ज्यादा लोग पॉजिटिव नहीं आ सकते हैं। 1 से 2 लोग पॉजिटिव आएंगे, क्रू की शूटिंग रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल फॉलो करना। और जो न्यू स्ट्रेन जो इन्फेक्शियस माना जा रहा है, बड़े स्तर पर फिल्म शूटिंग चल रही थी मुंबई में फिल्म शूटिंग ज्यादा इसलिए चल रही थी कि जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, नेता, वो पूरे जो मुंबई में रहते हैं घर के पास ही शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। कल के रिस्ट्रिक्शन में भी शूटिंग नहीं रोकी गई है, लेकिन जो क्राउड है उसे इकट्ठा करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जहां तक इन लोगों की बात करें तो अक्षय कुमार को हॉस्पिटलाइज किया गया है। 45 जो बाकी क्रू मेंबर्स राम सेतु के जो उनके साथ शूट कर रहे थे, उनकी जानकारी अभी आना बाकी है कि वो लोग किस तरह बीमार है। लेकिन अगर आप देखें कि हजारों की तादाद में मुंबई में कोविड केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं, इतने हॉस्पिटल बेड प्रैक्टिकली कहीं भी आप चाहेंगे तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तीसरी जो तकलीफ है महाराष्ट्र मुंबई के सामने है। तो कड़ी चुनौतियों में आज से रिस्ट्रिक्शन शुरू होने जा रहे हैं। बॉलीवुड हो या बाकी किसी भी आप कह सकते हैं कि वॉक ऑफ लाइफ हो, सभी जो लोग हैं वो कोरोना से काफी संक्रमित है और काफी प्रभावित। ठीक है मुस्तफा, आप आगे भी नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। कल बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले किस तरह की जुबानी जंग वहां पर दिखाई दे रही है, आइए रुक करते हैं इस खबर का। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आसोल परिवर्तन लाना है, यहाँ पूर पहाड़ से कमल खिलाना है। এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই।
বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। बंगाल में चुनावी जोश इतना हाई है कि नेताओं की जुबान काबू से बाहर होती जा रही है। इसकी झलक आपने देखी भी, लेकिन कल एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए ममता की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी खुद प्रधानमंत्री की भाषा पर इससे पहले आपत्ति जता चुकी है। দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপি 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। বল ইঞ্জিন ले आएगा, उसके জিজ্ঞেস করুন তো দিল্লিতে তো ডবল ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তো আছে। এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। নরেন্দ্র মোদী সরকার, মনে রাখবেন, একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার। এর দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা হয়ে গেছে। चुनावी बयानबाजियां वैसे तो हर बार तीखी और जहरबुझी होती हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव में नश्तर जैसे बयानों की कुछ ज्यादा ही भरमार है। तृणमूल खेमा हो या भगवा खेमा, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की होड़ कुछ ऐसी है कि नेता सारी सीमाएं लांघने को तैयार है। रविवार को चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवरों ने एक बार फिर जोर मारा। निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। गुजराटे तुम्हार हाथे कत लोक खून হয়েছে, দিল্লিতে কত লোক খুন করেছো, উত্তরপ্রদেশে কত লোক খুন করেছো, আসামে কত লোক খুন করেছো। তুমি হয়ে গেলে দেশপ্রেমী আর আমরা হয়ে গেলাম দেশদ্রোহী। বাহ বাহ বাহ। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही टीएमसी पर आरोप मढ़ा था कि इसके नेताओं को देश से प्यार नहीं है। इसी पर भड़की ममता ने जवाब में केंद्र सरकार पर कत्ल करवाने का ही आरोप मढ़ दिया। কালকে বক্তৃতা দিয়ে বলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি তৃণমূল কংগ্রেস দেশপ্রেমী নয়, তুমি হরিদাস তুমি দেশপ্রেমী। কত লোককে খুন করে দেশপ্রেমী হয়েছে ভাই? মোদি মোদি মোদি। ऐसा नहीं है कि मर्यादा सिर्फ एक तरफ से ताक पर रखी जा रही है। बीजेपी भी इस खेल में कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आसनसोल की चुनावी जंग में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने अपनी विरोधी टीएमसी उम्मीदवार सयोनी घोष के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। অবভিয়াসলি তিনি তো রাজনীতি জানেন না, তিনি এতদিন সিনেমা করে এসেছেন। এরপরে 2রা মে রেজাল্ট বেরোনোর পর উনি হয়তো দোকান খুলবেন বা আমি জানি না অন্য কোনো প্রফেশনে হয়তো যাবেন বা সিনেমাটাই করবেন। আমি না ওনার লেভেলে নামতে পারবো না, এবং উনি যেই কথাগুলো বলছেন এটাতে ওনার পরিচয়, ওনার বংশ পরিচয়, উনি কিভাবে বড় হয়েছেন সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। উনি তো আমাকে বাচ্চা বাচ্চা বলতেন, উনি আমার থেকে এত বড় হয়ে উনি নিজের পেটি পলিটিক্স যেটাকে আমি বলি, আমি ওনাকে অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড ভাবতাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উনি খুব নিম্ন রুচি এবং নিম্ন মানের পলিটিশিয়ান। কাজে ওনাকে নিয়ে কথা বলে আমি নিজের স্ট্যান্ডার্ডটাকে লো করবো না। बंगाल में ममता बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और लड़ाइयां लड़ने का उनका अंदाज हमेशा से बेहद आक्रामक रहा है। चाहे वो जुबानी हथियार हो या सड़क पर संग्राम, ममता अपने रुख को लेकर कभी असमंजस में नहीं रही। उनके मुकाबले में बीजेपी जरा भी पीछे नहीं रहना चाहती। जंग के इसी जोश में दोनों तरफ से जुबान पर काबू खोता जा रहा है। आसनसोल से अनिल गिरी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी कई रैलियों में ममता बनर्जी को खास अंदाज में दीदी और दीदी कहकर संबोधित करते रहे हैं। टीएमसी इसे अपमानजनक बता रही है और ये कह रही है कि बंगाल की महिलाओं का सम्मान इससे जुड़ा है। अरे प्रधानमंत्री के दीदी बोलने का ये स्टाइल टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। पार्टी के नेता भड़क गए। कोलकाता में महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की शैली की नकल उतारी और समझाया कि आखिर क्यों पीएम की ये शैली गलत है। আমার পাশে শশীদি বসে আছেন, আমি ওনাকে বলছি বা কোথাও গিয়ে বললাম, শশীদি
আপনি কেন এটা করেননি? ঠিক আছে, এবার যদি আমি বলি শশীদি, ও শশীদি, আপনি কেন এটা করেননি? আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি। ও শশীদি, আপনারা বলুন डिफरेंस আছে কিনা? टीएमसी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से हरगिज नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है। बंगाल में ममता दीदी के नाम से ही पुकारी जाती है, लेकिन जब पीएम मोदी उसी शब्द और सम्मान को व्यंग्य वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ दीदी, तो टीएमसी को ये अपमान लगता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सड़क छाप भाषा कहा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, पीएम का ये टोन ममता के साथ बंगाल की महिलाओं का अपमान है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी इज्जत के साथ बहन को आदर सूचक ढंग से ही कहा है, लेकिन टीएमसी अपना आपा खो बैठी है। टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस, और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना, क्या नहीं उठाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट बेहद मुश्किल है। अपनी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद सजग और संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी बार बार बंगाल की जनता को ये याद दिला रही है कि उनकी पार्टी की स्थापना एक बंगाली यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वैसे ये अपमान बनाम सम्मान की लड़ाई तीसरे चरण से किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हाथ हताशा लगेगी, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।